हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। थर्ड सेशन इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड पार्ट है ना। एंड आई होप आप लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि जो बच्चा इनको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेगा ना, मुझे नहीं लगता कि उसको केमिकल काइनेटिक्स समझ आने में कोई दिक्कत होगी या किसी भी तरह की दिक्कत। के साथ साथ एक्चुअली क्या है कि पूरे चैप्टर का जो क्रक्स निकाल के प्रिपेयर करवाना या करना, जो भी है स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। बट ये है कि आपको जैसे +1 +2 का जो कंटेंट होता है वो आप खाली पेपर के लिए नहीं पढ़ते हैं, आपको आगे जब कॉम्पिटिशन्स देने हैं तो वहाँ के लिए भी आना चाहिए। सो वट एवर आई एम गिविंग यू हेयर, जो भी कंटेंट मैं दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, वो ये सोच के दे रही हूँ कि दोनों का बैलेंस। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ, बट ऑन एन एवरेज खाली बोर्ड से जो जितना बोर्ड में आता है, खाली बोर्ड का जितना नहीं पढ़ा रही हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाती हूँ, सो दैट बच्चे को एक आदत डले थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की। तभी मैं बार बार कहती हूँ एंड मतलब आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि जो मैं कंटेंट दे रही हूँ, अगर वो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो अपने हिस्से की मेहनत कर रही हूँ, देखते हैं आप लोग कितनी करते होंगे। चलिए, और शुरू करते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, स्यूडो मीन्स का, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो इसे हम क्यों कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? बिकॉज एक्चुअल में वो जो भी रिएक्शंस हैं फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं, इसीलिए फॉल्स वर्ड या स्यूडो वर्ड यूज़ किया है। रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट दे बिकम दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आपने, जैसे ये तो हमने इन जनरल एग्जाम्पल ले रखा है, ए बी दोनों पे डिपेंड करा था, बट अगर सपोज कीजिए आप दोनों में से किसी एक को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हो, तो आपको पता है आप सॉल्वेंट जब भी लेते हैं एक्सेस में लेते हैं, तो उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी उसको आप कितना मर्जी चेंज करें, उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट। जो भी आपका वो सॉल्वेंट होगा, चाहे वो ए चाहे वो बी, कोई भी हो सकता है, उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो आपकी जो जाहिर सी बात है 2 के बजाय वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ये मैंने आपको एक केस बताया कि ऐसे केसेस में जहाँ पे आप किसी एक रिएक्टेंट को आप सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तो वो आपकी इस तरह से स्यूडो वैल्यू देगी, एक्चुअल जो ऑर्डर होगा उससे एक कम। ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद इसका आपको एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हैं जो आने चाहिए। पहला एग्जांपल है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट आपका एस्टर है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताई थी, राइट। एंड इथाइल एसीटेट की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसे ब्रेक डाउन करोगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनेगा। ठीक है जी। अब इसको आप टाइट्रेट कर सकते हो, मतलब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आप टाइट्रेशन प्लान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH। यस, हम कर सकते हैं। NaOH सॉल्यूशन आप जब एसिड के अगेंस्ट आपने करना है, तो एसिड कौन सा? एक तो ये जो एसिडिक मीडियम में ही आपकी रिएक्शन हो रही है, दूसरा ये जो एसिड बन रहा है, तो दोनों ही आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे टाइट्रेशन में। तो हमें करना क्या है? हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम इस वजह से जो स्लॉट लेंगे या जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ लेंगे वो इस तरह से लें कि माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके ओवरऑल हमें सिर्फ इसका आ जाए। ठीक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया लग जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन सबसे पहले आप जो जितना भी यूज़ हुआ एट द स्टार्टिंग, ठीक है, एट द बिगनिंग कमेंसमेंट ऑफ रिएक्शन पे जो यूज़ हुआ, आप उसको क्या लेंगे? V0। जब स्टार्टिंग में यूज़ हुआ तो क्या ये था? नहीं था, सिर्फ एसिडिक मीडियम जो आपका एज अ कैटलिस्ट है वो था। तो अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट ओनली एज कैटलिस्ट, वो आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो एसिटिक एसिड बना ही नहीं था। फिर आपने क्या किया? फिर आपने इन बिटवीन दोबारा NaOH को, जो जितना NaOH सॉल्यूशन यूज़ हुआ वो दोबारा आपने देखा कि कितना यूज़ हुआ। ठीक है, अब जब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप चेक कर रहे हैं, उसको आप VT अगर शो करेंगे, आपको कंसिडर करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट भी है अब तो, और अब कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड भी बन गया है, दोनों चीज़ आ गई है। और अगर मैं कहूँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस आ जाएगा सिर्फ। तो वही हमने किया, VT माइनस V0 किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये किसके साथ को रिलेट किया जा सकता है? कितना एसिड बना होगा जितना इथाइल एसीटेट डीकम्पोज हुआ है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये जितना डीकम्पोज हुआ है वो आप यूजुअली क्या लेते हैं? x मोल्स पर लीटर, इसीलिए हमने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। तो बहुत सिंपल है। इस तरह की चीज़ें मैंने पिछले वाले जो आपका जो सेशन था या क्लास थी उसमें भी समझाया था। बहुत सिंपल है ये, इसलिए रट्टा मत मानना ये बार बार देख देख के ना कि अरे x कैसे आया, ये कैसे आया, इसको बहुत इजीली समझो। अब आपको x आ गया, चाहिए क्या था? a।
ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड बन जाए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कब बनेगा? एट इनफाइनाइट टाइम। सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड आफ्टर द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, यानी वी इनफाइनाइट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना जितना मैक्सिमम एसिड आपका एसिटिक एसिड बन चुका है एंड जितना उस टाइम पे आपका जो भी कैटलिस्ट है वो भी आपका एसिडिक मीडियम है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर से आप माइनस करेंगे वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट, ठीक है, क्योंकि आपको जो एसिड वाली एसिड एज अ कैटलिस्ट वाली वैल्यू है वो आपको हटानी है, रिमूव करनी है, तो इसलिए आपने माइनस लिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बन गया है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। यस, बस। तो ये आपका ए आ गया, एक्स आ गया, एक्स आपने ऊपर निकाला, ठीक है। ये मैं यहाँ एक रिलेशन लिखना भूल गई, ये आना चाहिए था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट, ठीक है, एक रिलेशन ये भी आएगा। इसके बाद आपका ये रिलेशन और x दोनों आ गया आपका, आपको चाहिए a माइनस एक्स, ठीक है जी। a माइनस एक्स आपका माइनस करके निकाल लोगे, ठीक है, a माइनस एक्स की भी कोई वैल्यू आ गई, फाइन। और इसी तरह से आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपने अप्लाई किया, a अपॉन a माइनस एक्स। ए के लिए आपने वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट यूज़ किया, ए माइनस एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया था, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको आप डायरेक्टली जो भी न्यूमेरिकल अगर आपका आएगा इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है कैसा है, क्या चीज़ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, सैकराइड है। ये जब आपका अगर हाइड्रोलिसिस इसकी की जाए तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ बात आती है डेक्स्ट्रो लीवो इनवर्ड्स की। डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, ये हम ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है वहाँ ये हम टर्म पढ़ते हैं, एनेंशियोमेरिज्म जब पढ़ते हैं उस जगह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये स्मॉल डी स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं जब आपका एंगल ऑफ रोटेशन राइट हैंड साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मतलब आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड है तो लीवो रोटेटरी, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन, एल फॉर लीवो रोटेटरी, ऐसे याद करना। तो सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है स्टार्टिंग में, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है तो ओवरऑल जो उसकी रोटेशन आती है दैट इज़ लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे सपोज करो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा। तो ये प्रोसेस डेक्स्ट्रो वाला जो आपका फॉर्म है टोटल लीवो में कन्वर्ट हो गया है, ये आपका इन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है जी, इन्वर्जन प्रोसेस। तो जितने भी रिएक्टेंट्स आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे स्टार्टिंग में, बाद में ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आया वो लीवो आ गया। तो इस इन्वर्जन रिएक्शन को स्टडी किया गया है काइनेटिक्स मेथड से, कैसे? पोलैरीमीटर की रीडिंग लेके। पोलैरीमीटर में क्या आएगा? एंगल ऑफ रोटेशन। तो रीडिंग हमने पोलैरीमीटर की ली 0 टाइम पे स्टार्टिंग में यानी R0, फिर किसी बीच वाले टाइम में RT एंड उसके बाद इनफाइनाइट टाइम में। 3 टाइम हमने रीडिंग ले ली। यस, हमें उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होता। हमेशा मैक्सिमम यही तीन चीज़ कंसीडर करते हैं कि इनिशियल में स्टार्टिंग में चाहिए, रिएक्शन जब खत्म हो जाए तब, और इन बिटवीन कहीं पे भी। अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये वो हमें चेक करना है। देखो सपोज करो जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब कभी भी बीच में आप एंगल ऑफ रोटेशन चेक कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? जितना अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो चुका होगा उतना, यानी कि x के। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT। ये R0 क्यों किया? क्योंकि आपने इनिशियल जो लिया उसको माइनस तो करोगे ही, RT आप खाली निकाल रहे हैं ना। ऐसे ही आपका इनफाइनाइट टाइम पे R0 माइनस R इनफाइनाइट, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन में आपने R0 से, क्योंकि आप सपोज कीजिए एंगल ऑफ रोटेशन है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है वहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे ना। तो ये इस वजह से हमने a x और ये चीज़ निकाली हुई है, ठीक है। ये देखिए आप, अब हमने क्या किया है, इसको सिंपली जैसे पहले करते आए थे, a माइनस एक्स, a सारी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो है कुछ नहीं, बार बार हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं। बस ये है कि अगर कोई इससे डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला रट्टा मारेगा तो दिक्कत है। हाँ, बट एग्जाम में जब आपको कंपटीशन में अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को, तो ये फॉर्मूला थोड़े से आने चाहिए। ये जितने फॉर्मूले होते हैं ये इसलिए आने चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको वहाँ पे सॉल्व तो करने नहीं लगोगे, तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपने अभी जो पिछले वाला डिराइव किया वो, उसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम इनफाइनाइट कब है, कहाँ पे है, नॉट कहाँ पे है, टी कहाँ पे है, वो वाली चीज़, ठीक है जी। फिर अगला टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जो आपका रेडियो एक्टिव डिके डिसइंटीग्रेशन है, ये भी एक तरह की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी इसकी जो फॉर्मूले या जितना आपकी स्टडी है वो फर्स्ट ऑर्डर वाली जैसी ही होगी, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम हम माइनस dN/dt ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। n क्या है? वो आपका सब्सटेंस जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो माइनस dN/dt इज इक्वल टू kn, सिंपली जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते थे वैसे ही। k आपका क्या हो जाएगा जी? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट, और वैल्यू आपकी जो k वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा? n0, यानी इनिशियल जितना था डिवाइड बाय n, बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर।
तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की अगर कोई रिएक्शन या क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। क्यों, बस अगर इतना पता रहे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो आप इजीली कर पाएंगे, है ना। फिर है जी इसी के लिए आपका हाफ लाइफ पीरियड, ये भी आप निकाल सकते हो, सेम वही फॉर्मूला है देखो, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे और आ गई, वो क्या आ गई कि आपका ये माना जाता है कि जितना जो पूरा आपका जो रेडियो आइसोटोप जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो कंप्लीटली अगर हम माने तो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं करता है। चलो ठीक है, तो यानी ओवरऑल जो टोटल लाइफ है वो अगर हमें कभी स्टडी करनी है, कुछ करना है, तो हम क्या एवरेज लेंगे ना, उसका एवरेज लाइफ स्पैन लेंगे। वो एवरेज लाइफ स्पैन को आप नेचुरल लाइफ स्पैन भी कहते हो। एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके लिए फॉर्मूला है, जितना धीरे उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी उस सब्सटेंस की, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो जितना धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करेगा उतना उसकी जो के की वैल्यू है कम होगी, लेकिन एवरेज लाइफ ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर रहा है, यानी रिएक्शन तो स्लो है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज लाइफ को आप इस साइन से शो करते हो, ठीक है, ऐसे। टॉप 1/k होता है आपका, k क्या, वही रेट कांस्टेंट, इसका अपोजिट कर दिया आपने। और अगर आप इसको t हाफ के साथ कोरिलेट करना चाहेंगे तो 1.44 इंटू t हाफ। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ दोनों का रिलेशन आपस में आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है एक्टिवेट करना है हमें, किसको करना है, रिएक्टेंट्स को, ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास हो, जो मॉलिक्यूल्स जिनको आपस में टकरा के रिएक्शन करनी है उनके पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जिसकी वजह से कि इफेक्टिव कोलिजन हो सके, वो आपका कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई अगर उतनी एनर्जी होगी नहीं, वो चल के आपस में आके भिड़ेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं होगी। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इनके पास होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करें, सो दैट उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू के, ताकि रिएक्शन हो सके। वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये अगर आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट्स की माइनस कर दे। ये ना आप ग्राफ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको मैं ग्राफ एक दिखाती हूँ, ठीक है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एक साइड है रिएक्टेंट, एक साइड है प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन ये उसका एक साइड हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ऑलरेडी हाई है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, वो क्या है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी की। जितनी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करें ताकि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाएं, सो दैट रिएक्शन आपकी आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का आप कह सकते हो लेवल था। और उसके अलावा ये क्या है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी इवॉल्व है। क्यों, रिएक्टेंट्स की एनर्जी जब ज़्यादा होगी वो एक्स्ट्रा एनर्जी इवॉल्व करेगा ना, ये वो है एनर्जी इवॉल्व। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है ये रिएक्शन प्रोफाइल है ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ जो बना था वो क्या था, एनर्जी बैरियर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जितनी ज़्यादा ये एनर्जी कम देनी पड़ेगी उतनी रिएक्शन आसानी से होगी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसी को बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है अपनी तरफ से, तो एनर्जी जो आपकी रिएक्शन है वो मुश्किल से होगी। इसीलिए हम क्या क्रक्स निकाल सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, लेसर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन, और ग्रेटर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसका रिवर्स स्लोअर इज द रिएक्शन, है ना। जाहिर सी बात है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा देनी पड़ रही है तो रिएक्शन आपकी मुश्किल से होगी, दिक्कत से होगी, ठीक है। और ये कभी कभी किसी बुक्स में शो किया होता है, जस्ट कुछ नहीं है, रिएक्शन दिखाई हुई है, रिएक्टेंट्स हैं। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें आप देख सकते हो साइमल्टेनियसली आपका बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़ी देर के लिए होती है, बाकी आपके दोबारा से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है जी। चलो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये हमें पता लगता है अरेनियस इक्वेशन से। अरेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मोस्टली रिएक्शंस के लिए ये माना जाता है, मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाता है जैसे ही आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो उस रिएक्शन के लिए। ऑलमोस्ट ऐसा नोट किया गया है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर हमें नोट करना है तो कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है।
वो हमने n से, मतलब हम उसको n में मेज़र करते हैं, n यानी कि उसको जस्ट डिनोट करने के लिए n ले लिया है। रेट कांस्टेंट जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे था, T जिसको आप कंसीडर कर रहे थे, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, डिवाइड जब आप करेंगे रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका नॉर्मल था, यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, और ये 10 उससे 10 डिग्री ज़्यादा, दोनों पे जब आपने रेशियो ली तो आपने मोस्टली चेक किया है कि मोस्टली ऑफ द रिएक्शंस के लिए ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है इन जनरल। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टर्म्स में हमने मेज़र किया, बट मेनली जो आपको आना चाहिए वो आनी चाहिए, वो एक ग्राफ है, ठीक है, आप देख सकते हो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का ग्राफ है। एक साइड आपने लिए है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक साइड आपने लिया है काइनेटिक एनर्जी। अब आप देख सकते हैं T टेम्परेचर पे ये था, ठीक है, और रेड वाली लाइन से मैंने T+10 डिग्री शो किया, T और T+10 में ये ज़्यादा है ना, इसका आप देख सकते हो ग्राफ की जो हाइट है वो कम हो गई, ठीक है जी, लेकिन ये एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो बढ़ गया। एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा हमें, वो हमें स्टडी करना है, और जो ये हाइट है वो क्या है, ये जो हाइट थी ये थी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कोलाइडिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ये हमें पता लग गया है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब ज़्यादा होगा तभी रिएक्शन होगी। तो ये जो आपका ग्राफ है, पहली बात ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का ग्राफ। अब इसमें जो मेन चीज़ या कंक्लूजन जो हमें स्टडी करना है वो क्या है, कि जो आपका पीक था, आपने पीक देखी ना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, ये है क्या एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तभी तो वो पीक पे है। जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब सपोज करो 10 हैं, 15 है, 20 हैं, वो सब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं, है ना। तो पीक ऑफ द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसे हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर है एक पॉइंट ए बी जो ग्राफ पे था ऑन द एक्स एक्सिस, वो क्या था, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि जो शेडेड एरिया था, एक तो ABCD, एक ABEF, दो हो जाएगा ना दोनों ग्राफ के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रेड वाला, तो एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन दिस, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू, वो बढ़ गए हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सपोज करो पहले 10 थे तो अब 20 हो गए हैं, 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए हैं जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा एनर्जी है, तभी वो आगे रिएक्शन कर पाएंगे। तो इन मतलब अगर हम ओवरऑल समझना चाहें तो ये माना जाएगा ना कि शेडेड एरिया ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो गए हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, उनकी एनर्जी की, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है, एक चीज़ और है, इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गया है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं इंक्रीज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ असर्शन रीजन में कभी कभार आ सकती है ये पॉइंट, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको मेंशन किया, ठीक है। फिर क्या है कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पीक आपकी फॉरवर्ड तो शिफ्ट हो रही थी लेकिन डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो रही थी, है ना। इसका मतलब क्या था कि जो आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की जो मतलब वैल्यू है, इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस एक्स एक्सिस पे ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही थी ना, मैंने कहा था ये क्या है, ये आपका है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और ये पॉइंट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस एनर्जी वो आपका कम हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे सपोज ये देखो कम हो गया है, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन यहाँ पे और आया कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट एनर्जी वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरेनियस इक्वेशन का, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो जो मैंने आपको ग्राफ पूरा एक्सप्लेन किया वो आपको आना चाहिए, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद उसी इक्वेशन को फर्दर जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आपने पहले भी किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, ये ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो रिएक्शन जो अरेनियस इक्वेशन है इसको आपको रिलेशन पता लग गया, ठीक। ए और ई ए ये दोनों आपके अरेनियस पैरामीटर्स हैं। अब बात आती है कि ये वाला जो फैक्टर था ये क्या बताता है, ये हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो फैक्टर है, मतलब हमें ये बताता है कि जितने आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी या तो इक्वल है या थोड़ी सी ज़्यादा है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, NE/NT। अब ये NE क्या था,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई और एनटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ही दे रहा है हमें, राइट। तो ये अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। सॉरी, अब जो आपकी ये एक्सपोनेंशियल रिएक्शन ये इक्वेशन थी ना, अर्हेनियस इक्वेशन, इसको आप क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे। कौन सा? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग आपने लिया तो लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी आ गया, ठीक है। तो आपने इसी जो इक्वेशन को फर्दर दो अलग अलग टेम्परेचर पे नोट करना है, तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो K1 K2 आ गया। ये आपका कांस्टेंट है, अर्हेनियस पैरामीटर ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी चेंजेस आ गए। अब ये दो इक्वेशंस आपकी आ गई हैं, इन दो इक्वेशन को मैं क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अगर आपस में इनको माइनस किया तो K2 माइनस K1 आ गया, ठीक। और इस साइड क्या आ गया? माइनस ई ए आर टी टू माइनस हम कर रहे हैं ना इसलिए, और ये ऑलरेडी माइनस में था ही। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिलेशन ये आ जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बहुत सिंपल है। रिलेशन आपका क्या आ जाएगा? ये लॉग, नेचुरल लॉग की जगह आपने अगर लॉग विद बेस 10 करना है तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाता है ना, इस वजह से। ये यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये 2.303 यहाँ आना था मल्टीप्लिकेशन में लॉग के साथ, तो जाहिर सी बात है अगर इस साइड ले जाएंगे तो आपका नीचे डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब इसका फिर से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, किसके साथ? लॉग के और 1/t के साथ। सेम वही चीज़ आपने इस इक्वेशन का यूज़ करके लॉग के और 1/t के साथ आपने प्लॉट किया। लॉग ए आपका क्या हो जाएगा? लॉग ए आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका स्लोप। ये मैं आपको बहुत बार ग्राफ कैसे बनाना है अच्छे से सिखा चुकी हूँ, एंड होपफुली आपको ये समझ भी आ गया होगा अभी तक। अब जी इसका अगला टॉपिक है, थोड़े से टॉपिक्स रह गए बस। इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। ये क्यों हो रही है? देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ई ए बाय आर टी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ होता है हमारी। अगर आप इक्वेशन याद रखें, ई रेज़ टू पावर माइनस साइन के साथ है, तो यानी ये क्या होगा? उसका उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये भी इंक्रीज होगी। अगर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और रेट भी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब यही सेम चीज़ अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी स्टडी करना हो तो क्या करेंगे? टेम्परेचर सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी सेम है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं तब कैसे चेंज होगा रेट या रेट कांस्टेंट, वो हमें स्टडी करना है। ई ए डिक्रीज किया मैंने, सपोज करो, ठीक है। ई ए बाय आर टी डिक्रीज हुआ, माइनस ई ए बाय आर टी इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये अपोजिट हो गया इसके। बस ये इंक्रीज हुआ तो फिर ये इंक्रीज ई रेज टू पावर एंड उसके बाद के एंड रेट। तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी आपकी, आपको पता भी है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें अपने पास से देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपकी रिएक्शन आसानी से होगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद है जी कैटलिस्ट के बारे में, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं करता, और अगर कर भी लेता है तो रीजनरेट हो जाता है। देखो, रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया, प्रोडक्ट बनाया एंड रीजनरेटेड। तो यानी ये आपको क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि खुद एक तो इन्वॉल्व नहीं होता है, अगर हो जाएगा ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कोई बनाएगा तो वापस रीजनरेट हो जाएगा। फिर हम करते हैं एक ये ग्राफ क्या है? वैसा सही है ना जैसे भी आपने किया था पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वैसा ही ग्राफ है एक्चुअली। ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट लाइंस मैंने आपको ड्रॉ की हुई है, ठीक है। लाइन नहीं कहना चाहिए, दो डिफरेंट एक्चुअली कर्व ड्रॉ किए हुए हैं। ये है आपका रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट, ठीक है। ये रेड से और मैंने ब्लैक से अलग अलग शो किया हुआ है। रेड वाला क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ब्लैक वाला एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हो कि विद कैटलिस्ट आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है और रिएक्शन आपकी हो जा रही है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, अगेन द सेम थिंग, फास्टर इज द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आसानी से एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक। फिर है कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़, ये पूछ लिया जाता है, कर लेना भी इसको, बड़ा कुछ है इसमें। वैसे तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, अर्हेनियस इक्वेशन, ये सारा काफ़ी आता है, ठीक है। कैटलिस्ट एक तो ये कि थोड़ा सा कैटलिस्ट का अमाउंट काफ़ी है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए इजीली। फिर क्या कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, रीजनरेट हो जाता है, जस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। वही मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये कैटलिस्ट आपका किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, खाली एक्सिलरेट करता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन नहीं होगी तो उसको शुरुआत थोड़ी करेगा उसकी,
ठीक है। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू, इन दो की वैल्यू से चेंज नहीं करता, ना इंथैल्पी चेंज की ना गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है। एंड उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, अ कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन बट रीजनरेट हो जाता है, ठीक। और एक पॉइंट और है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या करता है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपका दोनों जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों को इक्वली वो करता है इक्वली एक्सेलरेट करता है, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन इक्वली इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इक्वली कर रहा है, अगर सेम एक्सटेंट तक कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो यानी कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि शायद इक्विलिब्रियम में भी चेंजेस लेके आएगा, इक्विलिब्रियम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आसानी से तो हो जाएगा नो डाउट, क्यों, क्योंकि रेट आप इंक्रीज करो, लेकिन इक्विलिब्रियम जब आएगा तभी आएगा, ठीक है ना। चलो जी, कोलिजन थ्योरी आखिरी टॉपिक, मैक्स ट्रॉट्स एंड विलियम लिविस ने दिया था, और कुछ नहीं है, सिंपली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कुछ प्रॉपर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, कुछ एनर्जी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन फैक्टर एक आएगा, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एज्यूम किया जाता है कि वो हार्ड स्फीयर्स हैं, ठीक है, हार्ड हैं, और उनके बीच में रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक टर्म आएगी, रिलेशन में आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या है। नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कि पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं, वो आपकी कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसी एक रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। अब कोलिजन इफेक्टिव हो उसके लिए क्या करेंगे हम कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, ये अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। फिर क्या है, हमने रिएक्शन एक कंसिडर की, इसमें ZAB हमने मान लिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये AB मतलब इनमें आपस में जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे इसलिए, या और F आपका हमने अभी आप जब ये रिलेशन पढ़ोगे ना, देखोगे तब आपको पता लग जाएगा, ZAB और F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, -dx/dt, तो ठीक है, लेकिन साथ में ZAB इंटू F, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन कि कितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है एंड कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है कि वापस में टकराएंगे और प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन करेंगे, इसलिए इसी से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। फिर एक चीज़ क्या आती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होती है वो हम बोल्ट्जमैन फैक्टर से देते हैं। उसके लिए एक और रिलेशन आ गया भाई, स्मॉल f इज इक्वल टू e⁻⁻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 ⁻
A/RT लिख लिया। तो यानी आपका रेट इन दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा, ZAB और F दोनों पे। तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो चाहिए होता है आपका, जैसे आप देख सकते हो कोलिजन थ्योरी के लिए दो मेन फैक्टर्स, एनर्जी फैक्टर, थ्रेशोल्ड फैक्टर। अभी अभी आपने एनर्जी फैक्टर ही पढ़ा ना कि कितनी एनर्जी चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव एनर्जी, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी। एक और फैक्टर है क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुई तो भी वो आपस में नहीं टकराएंगे। तो ये फैक्टर भी आपका इंक्लूड किया जाता है। और इसको जब आपने अर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया, ये देखो इससे कंपेयर किया तो आपको पता लगा A क्या है, ZAB इंटू P, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी। आप देख सकते हो P इंटू ZAB क्या है, A की वैल्यू, ठीक। तो ये अर्हेनियस एंड कोलिजन थ्योरी सब क्या कह सकते हैं स्टडी की गई। उसके अलावा भी और बहुत सी थ्योरीज आई हैं, बट आपके सिलेबस में इतना ही है तो आप इतना ही कीजिए, ठीक है जी। फिर केमिकल काइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपकी ड्यूटी बनती है इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस भी करो न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल सीरीज़ में जल्दी ही लेके आने की कोशिश करूँगी और इसी तरह से हम चैप्टर फर्दर आगे रिवाइज करते जाएंगे। तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा एंड न्यूमेरिकल्स की धीरे जहाँ तक है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके देन, आप लोग हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि जो आजकल टाइम चला हुआ है उसमें मैं बार बार कह रही हूँ स्टे सेफ, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करना मत भूलो, केयरफुल रहो थोड़ा, बाहर से जैसे ही आते हो जो भी चीज़ें आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो आप कीजिए, ठीक है। एंड दैट्स इट, बाकी तो भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। ओके देन, कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर।